1909 की उस सुबह सियोल की गलियों में हमेशा की तरह लोगों की आवाजाही थी, लेकिन हवा में एक ऐसा डर था जिसे कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता था। कोरिया पर जापान का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था और 1905 की संधि के बाद देश की राजनीतिक स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो चुकी थी। जापानी सरकार की तरफ से कोरिया में सबसे प्रभावशाली लोगों में एक नाम था इतो हिरोबुमी का। इतो हिरोबुमी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे और उस समय कोरिया में जापानी शासन के सबसे बड़े अधिकारियों में गिने जाते थे। बहुत से कोरियाई लोगों की नज़र में वह उस व्यवस्था का चेहरा बन चुके थे जिसने उनके देश की स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया था। लेकिन इस कहानी का दूसरा चेहरा सियोल के किसी सरकारी भवन में नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार में दिखाई देता है जिसने आने वाले वर्षों में कोरिया के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सब कुछ खो दिया। उस परिवार का नाम था आन जोंगुन का जन्म 2 सितंबर 1879 को ह्वानहे प्रांत के हेजू इलाके में हुआ था। वह आन तैहुन और जो मारिया के सबसे बड़े बेटे थे। आन तैहुन स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति थे और बाद में जापानी विरोधी गतिविधियों से जुड़े। आन जोंगुन के छोटे भाई जोंगुन और गोंगुन थे तथा उनकी छोटी बहन का नाम सोंगन्यू था। परिवार में बचपन से ही शिक्षा, धर्म और देश की स्थिति पर बातचीत होती रहती थी। आन जोंगुन के पिता का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत गहरा था। बाद में आन जोंगुन और उनके परिवार ने कैथोलिक धर्म स्वीकार किया और आन का बपतिस्मा नाम थॉमस रखा गया। इसी परिवार के घर में एक समय किम गु नाम का एक युवा व्यक्ति भी शरण ले चुका था। किम गु आगे चलकर कोरिया के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक बने। किम गु और आन परिवार के बीच संबंध केवल राजनीतिक नहीं थे, बल्कि परिवारों के बीच भी रिश्ते बने रहे। आन जोंगुन की शादी किम आर्यों से हुई थी। उनका परिवार आगे चलकर जापानी निगरानी और दबाव का सामना करने वाला था। लेकिन 1909 तक आन जोंगुन का जीवन एक सामान्य पारिवारिक जीवन से बहुत दूर जा चुका था। 1905 में जापान ने कोरिया को अपने संरक्षण में लेने वाली संधि कराई। उसके बाद कोरिया की विदेश नीति और राजनीतिक स्वतंत्रता पर जापान का नियंत्रण बढ़ गया। सड़कों पर जापानी सैनिक दिखाई देते थे और राजनीतिक विरोध को दबाने का प्रयास लगातार बढ़ रहा था। आन जोंगुन के लिए यह सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं थी। उनकी नज़र में यह उनके देश के अस्तित्व का सवाल था। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और बाद में हथियारबंद प्रतिरोध से भी जुड़े। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में कोरियाई स्वतंत्रता सेनानियों के बीच उनकी गतिविधियां बढ़ने लगीं। मार्च 1909 में एक गुप्त समूह ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए एक बेहद गंभीर कदम उठाया। आन जोंगुन और उनके साथियों ने अपनी उंगलियों का एक हिस्सा काटकर रक्त से कोरियाई स्वतंत्रता की शपथ लिखी। यह घटना बाद में आन जोंगुन की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद उनका नाम पूरी दुनिया के अखबारों में छपने वाला है। अक्टूबर 1909 में खबर आई कि इतो हिरोबुमी रूस के प्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए हार्बिन जाने वाले हैं। हार्बिन उस समय उत्तरी मंचूरिया का एक महत्वपूर्ण शहर था। यह शहर रूस, चीन, जापान और कोरियाई राजनीतिक गतिविधियों के बीच एक बेहद संवेदनशील जगह बन चुका था। आन जोंगुन ने तय किया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इतो हिरोबुमी की हत्या करने का फैसला किया। यह फैसला केवल गुस्से में लिया गया कोई अचानक कदम नहीं था। कई वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष, जापानी नियंत्रण और कोरिया की स्वतंत्रता के सवाल ने उनके मन में यह निर्णय मजबूत किया था। उनकी अपनी लिखी आत्मकथा और बाद के दस्तावेजों से पता चलता है कि वह अपने कार्य को कोरिया की स्वतंत्रता के संघर्ष से जोड़कर देखते थे। उनका लक्ष्य केवल किसी व्यक्ति को मारना नहीं, बल्कि दुनिया का ध्यान कोरिया की स्थिति की तरफ खींचना भी था। इसी वजह से उनकी योजना सियोल में नहीं बनी किसी साधारण हत्या की तरह थी। हर कदम के पीछे राजनीतिक संदेश था। अक्टूबर 26,
909 की सुबह हार्बिन रेलवे स्टेशन पर मौसम ठंडा था। स्टेशन पर रूसी अधिकारियों और जापानी प्रतिनिधियों की गतिविधियां तेज थीं। इतो हिरोबुमी रूस के अधिकारियों से मुलाकात के बाद स्टेशन के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे जहां उनका स्वागत किया जाना था। आन जोंगुन भीड़ में मौजूद थे। उनके हाथ में पिस्तौल थी। उस समय सुरक्षा व्यवस्था आज के मुकाबले बिल्कुल अलग थी, लेकिन इसके बावजूद एक उच्च अधिकारी तक पहुंचना आसान नहीं था। आन ने खुद को भीड़ में छिपाकर सही समय का इंतजार किया। जैसे ही इतो हिरोबुमी प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े, आन ने गोली चला दी। कुछ ही क्षणों में स्टेशन का पूरा माहौल बदल गया। इतो हिरोबुमी को 3 गोलियां लगी। उनके आसपास मौजूद जापानी प्रतिनिधियों में भी कुछ लोग घायल हुए। लोगों में अफरा तफरी मच गई। रूसी सैनिकों ने आन जोंगुन को पकड़ लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई। इतो हिरोबुमी को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई। कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। एक ही घटना ने जापान, कोरिया, चीन और रूस की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। खबर तेजी से अखबारों तक पहुंची। कोरिया में इस घटना को जापानी नियंत्रण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा गया। जापानी अधिकारियों के लिए यह एक गंभीर राजनीतिक हत्या थी। लेकिन सवाल अब यह था कि आन जोंगुन अकेले थे या इसके पीछे कोई बड़ा संगठन था। जांच शुरू हुई। जापानी अधिकारियों को शक था कि कोरियाई राजनीतिक नेतृत्व के किसी हिस्से की इसमें भूमिका हो सकती है। यहां तक कि तत्कालीन कोरियाई सम्राट गोजोन की भूमिका को लेकर भी जापानी अधिकारियों ने शक जताया। बाद के दस्तावेजों से पता चलता है कि जापानी अधिकारियों को यह आशंका थी कि गोजोन ने आन की मदद की हो सकती है। हालांकि इस तरह की आशंकाओं को सीधे साबित करने वाला प्रमाण नहीं मिला। गोजोंग ने आन को बचाने के लिए विदेशी स्तर पर प्रयास कराने की कोशिश की थी। इससे जापानी अधिकारियों का शक और बढ़ गया। लेकिन आन जोंगुन ने अपने ऊपर हुई पूछताछ के दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्य को छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इतो की हत्या को कोरिया की स्वतंत्रता के संघर्ष से जोड़ा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस घटना को व्यक्तिगत बदले के रूप में नहीं देख रहे थे। उनके लिए यह एक राजनीतिक कार्रवाई थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें ल्यूशुन जेल ले जाया गया। अब कहानी का सबसे कठिन हिस्सा शुरू हुआ। जिस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले एक बड़े जापानी नेता को गोली मारी थी, वही व्यक्ति अब जेल की दीवारों के पीछे बैठकर अपने जीवन और विचारों को लिख रहा था। उन्होंने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी लिखी बातें बाद में उनके जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी। वह अपने बचपन को याद करते थे। उन्हें अपने पिता अंततः उनकी बातें याद आती थी। उन्हें अपनी माँ जो मारिया याद आती थी। उन्हें अपनी पत्नी किम आर्यो और अपने बच्चों की चिंता थी। लेकिन उनके परिवार के लिए सबसे कठिन समय अभी बाकी था। आन जोंगुन की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार पर भी दबाव बढ़ गया। उनकी मां जो मारिया ने बेटे से दूरी बनाने के बजाय उसके निर्णय के प्रति दृढ़ता दिखाई। बाद के वर्षों में जो मारिया खुद भी कोरियाई स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही। उनका जीवन केवल एक ऐसे बेटे की मां का जीवन नहीं था जिसने हत्या की थी। वह खुद भी जापानी शासन के विरोध से जुड़ी एक महत्वपूर्ण महिला बनी। आन की पत्नी किम आर्यो का जीवन भी इस घटना के बाद बेहद कठिन हो गया। परिवार को लगातार निगरानी और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। आन के भाई बहन भी इस संघर्ष के प्रभाव से बच नहीं पाए। परिवार के कई सदस्यों ने बाद के वर्षों में रूस और चीन में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों की सहायता की। किम ने भी आन परिवार की मदद की और बाद में परिवार के लोगों से उनके संबंध बने रहे। यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों में भी आन परिवार और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े दूसरे परिवारों के बीच वैवाहिक रिश्ते बने। इससे पता चलता है कि 1909 की घटना सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदलने वाली थी, उसने पूरे परिवार की दिशा बदल दी थी। इस बीच ल्यूशुन में आन जोंगुन का मुकदमा चल रहा था। मुकदमे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिलचस्पी बढ़ रही थी। अखबारों में लगातार इस घटना की खबरें छप रही थीं।
जापान के लिए तो हिरोबुमी एक बेहद महत्वपूर्ण राजनेता थे। वह जापान के पहले प्रधानमंत्रियों में से एक थे और कोरिया के मामले में लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दूसरी तरफ कोरियाई स्वतंत्रता समर्थकों के लिए आन जोंग उन एक ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिसने जापानी सत्ता के सबसे बड़े चेहरों में से एक को चुनौती दी थी। मुकदमे के दौरान आन ने अपने राजनीतिक विचारों को सामने रखा। वह केवल अपने बचाव की कोशिश नहीं कर रहे थे, वह यह बताना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने तो हिरोबुमी को कोरिया पर जापानी नियंत्रण के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक माना। उन्होंने अपने कार्य को युद्ध और स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में समझाने की कोशिश की। आन जोंग-गुन ने जेल में अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से लिखना जारी रखा। उनके लेखन में कोरिया, जापान और चीन के भविष्य को लेकर भी विचार दिखाई देते हैं। उनका सपना केवल बदले की राजनीति तक सीमित नहीं था, वह पूर्वी एशिया में अलग अलग देशों के बीच सहयोग और शांति की कल्पना भी करते थे। लेकिन अदालत का फैसला बदलने वाला नहीं था। उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया। मार्च 26, 1910 को ल्यूशुन जेल में एन जोंग-गुन को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष थी। एक तरफ उनका परिवार था जो एक बेटे, पति और पिता को खो चुका था। दूसरी तरफ कोरिया में लोग एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुन रहे थे जिसने जापानी शासन के खिलाफ अपनी जान दे दी थी। लेकिन इस कहानी का अंत 26 मार्च 1910 को नहीं हुआ। आन की मृत्यु के बाद उनके परिवार को रूस और चीन में अपना जीवन आगे बढ़ाना पड़ा। उनकी मां जो मारिया ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका जारी रखी। उनकी पत्नी किम आर्यो और बच्चों को भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। आन की बहन सोंगन्यो और परिवार की दूसरी महिलाओं ने भी आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कार्यों में भूमिका निभाई। आन परिवार की महिलाओं ने केवल घर संभालने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता पहुंचाने, धन और जरूरी सामान उपलब्ध कराने जैसे कामों में भाग लिया। किम गुन ने आन परिवार के साथ अपना पुराना संबंध बनाए रखा और बाद में उनके परिवार की देखभाल में भी भूमिका निभाई। समय गुजरता गया। 1910 में कोरिया का जापान द्वारा औपचारिक विलय हो गया। आन जोंग-गुन इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनकी हत्या और उसके बाद का मुकदमा स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति में लगातार बना रहा। 1909 की वह घटना आज भी इतिहास की सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याओं में गिनी जाती है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए केवल गोली चलने के उस क्षण को देखना पर्याप्त नहीं है। उसके पीछे एक परिवार था। एक पिता था जिसने बेटे पर गहरा प्रभाव डाला। एक मां थी जिसने बेटे की गिरफ्तारी और मौत के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा। एक पत्नी थी जिसका जीवन पति की राजनीतिक कार्रवाई के बाद पूरी तरह बदल गया। भाई और बहन थे जिनके सामने भी वही राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। और एक ऐसा मित्र था जिसका नाम बाद में कोरिया के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत बड़ा होने वाला था। वह मित्र था किम-गू। हार्बिन रेलवे स्टेशन की घटना को अगर केवल एक हत्या के रूप में देखा जाए तो कहानी बहुत छोटी हो जाती है। लेकिन जब उसे उस समय के कोरिया की राजनीतिक स्थिति, जापानी नियंत्रण, आन परिवार की पृष्ठभूमि और उसके बाद चले मुकदमे के साथ देखा जाता है तो ये घटना कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। अक्टूबर 26, 1909 को चली उन गोलियों ने केवल तो हिरोबुमी की जान नहीं ली थी, उन्होंने पूरे पूर्वी एशिया में एक राजनीतिक संदेश पैदा किया था। उस संदेश का मतलब जापान के लिए अलग था, कोरियाई स्वतंत्रता समर्थकों के लिए अलग था और इतिहासकारों के लिए अलग। लेकिन एक बात निर्विवाद है, एन जोंग-गुन ने गिरफ्तारी के बाद अपने कार्य से पीछे हटने के बजाय उसके राजनीतिक उद्देश्य को स्वीकार किया। उन्होंने जेल में अपने विचार लिखे, उन्होंने अपने परिवार से जुड़ी यादों को पीछे छोड़ा और मार्च 26, 1910 को उनकी जिंदगी खत्म हो गई। उनके शरीर का अंतिम ठिकाना भी लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा। आज तक उनके अवशेषों की निश्चित पहचान और वापसी का सवाल पूरी तरह हल नहीं हुआ है। 2019 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रूसी अखबारों की पुरानी रिपोर्टें सामने रखी जिनमें 1909 की हत्या, मुकदमे, फांसी और अंतिम संस्कार से जुड़ी खबरें थीं।
इन दस्तावेजों ने आन के अंतिम दिनों और संभावित दफन स्थान की खोज को एक नया आधार दिया, लेकिन उनकी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा किसी कब्र में नहीं बल्कि उन दस्तावेजों में बचा रहा जो उन्होंने जेल में लिखे थे। सियोल से शुरू हुआ राजनीतिक तनाव हार्बिन तक पहुंचा। हार्बिन से शुरू हुई गोलीबारी ल्यूशन की जेल तक पहुंची और ल्यूशन की जेल से लिखे गए शब्द आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच गए। यही वजह है कि 1909 की इस घटना को केवल एक राजनीतिक हत्या की कहानी कहना अधूरा होगा। यह एक ऐसे दौर की कहानी है जब एक देश अपनी राजनीतिक पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह एक ऐसे एक परिवार की कहानी है जिसने उस संघर्ष की कीमत अपने घर, अपने रिश्तों और अपने भविष्य से चुकाई। और यह आन जोंग की कहानी है जिसने अक्टूबर 26, 1909 को हार्बिन रेलवे स्टेशन पर इतो हिरोबुमी को गोली मारी और फिर भागने के बजाय अपने राजनीतिक उद्देश्य के साथ गिरफ्तार होना स्वीकार किया। इतिहास ने उस घटना को अलग अलग नाम दिए, लेकिन कोरिया के स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति में अम जोंग का नाम हमेशा उस ठंडी अक्टूबर सुबह के साथ जुड़ा रहा। एक स्टेशन, एक राजनीतिक नेता, कुछ गोलियों की आवाज, एक गिरफ्तार युवक, और उसके बाद शुरू हुआ ऐसा मुकदमा जिसने एक स्थानीय घटना को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक खबर बना दिया। सवाल आज भी वही है, क्या आन जोंग केवल एक हत्यारा था या वह उस दौर का एक राजनीतिक विद्रोही था जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जान देने का फैसला किया? इस सवाल का जवाब इतिहास के अलग अलग पक्ष अलग तरह से देते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि अक्टूबर 26, 1909 को हार्बिन में हुई वह घटना कोरिया के आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और विवादित राजनीतिक घटनाओं में से एक बन गई। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.